बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वकील लीगल नोट्स में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए थे कि सर प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए, उस इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए और उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि किस टाइप की वीडियो चाहिए आपको, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई से आप क्या समझते हैं? आरटीआई की इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट है जो आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हैं किसी भी रिलेटेड इशू पे। अगर एग्ज़ाम्पल जैसे सुनिए आप कि अगर आपकी कोई जैसे बहुत लोगों की पेंशन नहीं आती है तो लोग पेंशन के लिए फ़ाइल कर देते हैं आरटीआई। आपने सुना ही होगा कि मेरे दोस्त ने आरटीआई फ़ाइल कर दी, मेरे इस दोस्त ने आरटीआई फ़ाइल कर दी, मेरे अंकल ने आरटीआई फ़ाइल कर दी। तो आज मैं बताता हूँ आपको आरटीआई का मतलब होता क्या है और वो आरटीआई होती क्या है। आज की वीडियो में एक करंट एग्जांपल से चालू करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का एपिडेमिक चल रहा है, उसमें मोदी जी ने हमारे एक अकाउंट खोला था केयर फंड के नाम से, जिसमें बहुत लोगों ने आरटीआई फाइल करी कि ये जो अमाउंट लोग पे कर रहे हैं वो अमाउंट जा कहाँ रहा है, कि किस यूज़ में आ रहा है, इसलिए हम आरटीआई फाइल करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, लास्ट ईयर मेरे अंकल की पेंशन नहीं आई थी तो उन्होंने पेंशन के रिलेटेड एक आरटीआई फाइल करी, जिसमें 29 दिन में उनकी पेंशन की रिपोर्ट की कब तक पेंशन आ जाएगी और क्या अमाउंट रहेगा वो भी आ गया और कंपनसेशन के साथ आई। वैसे ही आपने सुना होगा कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। जब रिज़ल्ट आता है तो वो कहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, हमारे नंबर आए नहीं अच्छे। तो उन नंबर के लिए बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी आरटीआई फाइल कर देते हैं। चलो एग्जाम्पल्स तो हो गए बहुत, अब स्टार्ट करते हैं आरटीआई होती क्या है। आरटीआई आरटीआई बेसिकली मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये आरटीआई 2005 एक्ट को गवर्न करती है। और ये आई कब थी? ये पार्लियामेंट ने पास करी थी 2005 में जून, और और फोर्स में कब आई थी? ये अक्टूबर 2005 में। इसने आरटीआई एक्ट 2005 ने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। इस एक्ट का मेन एम क्या था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारे सिटीजन्स के पास। कि जैसे हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की, कि हमारे सारे सिटीजन्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू एनी ऑफ द अदर फर्दर इश्यूज। एक लीडिंग केस लॉ था सुप्रीम कोर्ट का, कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस, in which it is directly said that the freedom of speech and expression provided under Article 19 of the Indian Constitution clearly implies the right to information, as without information the freedom of speech and expression cannot fully used by the citizens। इसमें सिंपली कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, जिसमें विदाउट इंफॉर्मेशन द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट फुली यूज बाय द सिटीजन। इसके बिना सिटीजन यूज़ नहीं कर सकते। अगर उन्हें राइट टू स्पीच नहीं मिलेगी, एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। It also provides the legal framework of citizens' democratic right to access the information under the control of public authority. It is the legal right of every citizen। अब मैंने पब्लिक अथॉरिटी हाईलाइट किया, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब आरटीआई एक्ट 2005 में है कि कोई भी बॉडी इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश है अंडर दिस एक्ट
बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, बाय और अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, बाय और अंडर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो हम लेंगे दूसरी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है या तो वो रिकॉर्ड हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो, या कोई रिपोर्ट हो, या कोई पेपर हो। वैसे ही आरटीआई के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। तो आरटीआई के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? आरटीआई के ऑब्जेक्टिव हैं कि ये पावर देता है सिटीजन्स को, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रखता है, अकाउंट्स, करप्शन को रिमूव करता है, ये करप्शन को भी रिमूव करता है, और पीपल और पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत अच्छे से लागू करता है इसको। अब मैं आपको बताता हूँ ये कि स्टेप्स क्या होंगे कि हम ऑफलाइन आरटीआई फाइल कर सकें। ऑफलाइन आरटीआई फाइल करना बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और जल्दी से जल्दी हमारा इसमें रिस्पॉन्स भी आ जाता है इसके रिलेटेड। तो पहला क्या स्टेप रहेगा हमारा आरटीआई फाइल करने का? तो पहला स्टेप रहेगा कि हमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए फाइल करनी है, और उसका, उस विभाग का पूरा एड्रेस लिखना है। कि जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मैंने फ़ाइल करी इसके ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस के ऊपर, तो मेरे को उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखना है, और उस कोल और मिनिस्ट्री का पूरा एड्रेस लिखना है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है। अब दूसरा कि हमें अपना पूरा नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। अब तीसरा स्टेप, हमें क्वेश्चन जो हम डालेंगे कि हमें क्या उनका रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो जो क्वेश्चंस भी होंगे वो सिंपल वर्ड्स में होने चाहिए, उसमें कोई लीगल वर्ड्स नहीं होना चाहिए, ना ही कोई टेक्निकल वर्ड्स होना चाहिए। फॉर जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर मैंने लिखा कि मेरे को इसका अकाउंट की सारी डिटेल्स चाहिए, तो जो जो मेरे को डिटेल्स चाहिए मैं सिंपल मेथड में लिखूँगा कि सामने वाले को समझ भी आ जाए और वो जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई भी कर दे। अब चौथा स्टेप क्या रहेगा? चौथा स्टेप रहेगा कि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, या तो ऑडियो में चाहिए होगा, या वीडियो में, या हार्ड कॉपी, या मेल में। तो आप किसी भी प्रोसेस में इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं सामने वाले से, डिपार्टमेंट से। अब पांचवा स्टेप क्या रहेगा कि हमें इसकी क्या, इसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। जो आरटीआई फीस है 10 रुपये, हर स्टेट की फीस है 10 रुपये ही होगी। एक दो हो सकते हैं कि जिसकी डिफ़र कर जाए वो फीस। तो वैसे ही हमारा पांचवा पॉइंट क्या था कि हम ये फीस चेक में भी पे कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर तो सबसे इजी मेथड है जो हम, जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं अपनी आरटीआई की। अब सातवां स्टेप क्या कहता है कि हमें आरटीआई कैसे भेजनी है। अब आरटीआई हम भेजेंगे या तो स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, नॉर्मल पोस्ट हो गई, या डायरेक्टली हम सबमिट कर सकते हैं। वैसे हम डायरेक्टली सबमिट करेंगे तो हमारा मतलब जैसे हम रिसीव्ड ऑफ कॉपी तुरंत की तुरंत ले लेंगे उनसे। स्पीड पोस्ट भी बहुत अच्छा मेथड रहता है। वैसे ही अब एट स्टेप क्या है हमारा? एट स्टेप है कि हमें रिसीविंग ऑफ कॉपी चाहिए उस सामने वाले ऑफिसर से जब हम इसको आरटीआई को सबमिट करके आते हैं। अब नौवा नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ पॉइंट क्या है हमारा? नाइन्थ पॉइंट ये बताता है कि हमें जब से हमने ये आरटीआई फाइल करी है उसका आंसर हमें आरटीआई का 30 दिन के अंदर आना चाहिए। अगर 10th पॉइंट बताता है अगर हमारा आंसर 30 दिन में नहीं आता तो हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए। और अब 11वां पॉइंट बताता है कि अगर वो पर्सन गिल्टी हुआ तो उसकी जो भी हमारा अमाउंट है या कंपनसेशन कह लें कि वो जिस डेट से हमने आरटीआई फाइल करी है उस डेट से आज तक की डेट तक वो हमें कंपनसेशन देगा। ठीक है, बहुत सिंपल था ना मेथड। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन तो सिंपल थी बहुत, और ऑनलाइन तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है कि आप घर बैठे आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको यहाँ ना जाना पड़े, वहाँ ना जाना पड़े। किसी विभाग में उसने बोला कि वहाँ चले जाओ सर, आप उनसे साइन करा लो, तो इसमें तो
झंझट ही नहीं है। आप सीधे डायरेक्टली ऑनलाइन आप सीधे फाइल करिए आरटीआई और आपको 30 दिन के अंदर उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करें। www.rti.online.government.in पे आप सीधे लॉगिन कर दीजिए, डायरेक्टली आप इस पर रीलोड हो जाएंगे। चलिए मैं तो पेज खोला हुआ, मैं आपको इसी पे ले चलता हूँ डायरेक्टली। हम आ गए अब इसके आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पे, तो हमें डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है सबमिट रिक्वेस्ट पे। सबमिट रिक्वेस्ट में अब हम जाते हैं, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि हमें क्या फॉलो करनी है आरटीआई फाइल करने से पहले। ये तो आप पढ़ ही लेंगे, मैं एक दो पॉइंट रीड करके बता देता हूँ कि क्या होगा इसका। तो पहला पॉइंट कहता है कि आरटीआई ऑनलाइन फाइल करनी चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए आरटीआई की, और इन केस अगर 30 दिन में रिजल्ट नहीं आता तो आप अपील फाइल कर सकते हो। दूसरी कहती है कि इंफॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्ट बाय द वेब पोर्टल टू अ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, किसी भी मिनिस्ट्री में आप फाइल कर सकते हैं, डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिलेटेड या स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड। अब तीसरा वही बताते हैं कि सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करिए, ऐसे ऐसे सो ऑन। तो आप ये रीड कर लीजिए, यहाँ पे 20 पॉइंट्स है, सिंपल है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं आपको वो क्लेरिफाई कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद हमें इस पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस पे क्लिक करना है, फिर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना डायरेक्टली आप। उसके बाद आपका ये पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है कि जैसे हो गया हमारा कि किस मिनिस्ट्री में हमें वो फाइल करनी है। तो ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप जिसके भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं तो आप फाइल कर दीजिए। जैसे मैं पढ़ देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टूरिज़्म हो गया, बहुत सारी मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हो गई, नीति आयोग के लिए भी आप फाइल कर सकते हैं, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर के लिए, राज्यसभा सेक्रेटरी के लिए भी फाइल कर सकते हैं। आइए अब आगे बताते हैं। आपको इसमें अपना नाम भरना पड़ेगा। पब्लिक अथॉरिटी का भी ऑप्शन है कि मतलब किस वे में आपको फाइल करनी है, किस पब्लिक अथॉरिटी के लिए फाइल करनी है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, नाम हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया आपका, आप कहाँ रहते हो उसका वहाँ का पिन कोड हो गया। उसके बाद कौन सी स्टेट है, आपका स्टेटस क्या, रूरल है या अर्बन है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, फ़ोन नंबर हो गया आपका, ईमेल आईडी आपको डालनी है, फिर से आपको अपनी मेल आईडी को कंफर्म करना है यहाँ पे। उसके बाद आप सिटीजन्स हैं या नहीं है, क्योंकि आरटीआई फाइल करने के लिए मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस लिखें वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, ना ही कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि अगर वो जल्दी से जल्दी रीड करेगा और जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करेगा। अगर टेक्निकल यूज़ करते हैं तो डिले हो सकता है कि कुछ दिन का डिले कर दे, पर आप अगर सिंपल वे में लिखते हैं विदाउट टेक्निकल तो जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई आ भी जाएगा। अगर कोई आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो आप कर सकते हैं इसमें। फिर आपको ये कोड डालना है, सिक्योरिटी कोड, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको फिर उसके बाद बस इसके बाद आपको एक 10 रुपये की फ़ीस भरनी है, जो आरटीआई की कंपलसरी होती है फ़ीस भरने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस किस विभाग या कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्शंस रह जाती हैं कि किसके रिलेटेड आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। तो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिलेटेड नहीं फाइल कर सकते, या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए नहीं फाइल कर सकते आप, फॉरेन गवर्नमेंट के लिए नहीं फाइल कर सकते, कैबिनेट पेपर्स के लिए नहीं फाइल कर सकते। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं कि आप फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 9 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 कहता है कि कॉपी ऑफ राइट disclosure which would involve an infringement of a copyright subsistent in a person other than the state may be rejected। ये सेक्शन 9 कहता है हमारा आरटीआई एक्ट का। तो प्रोसेस बहुत सिंपल था, ऑफलाइन फ़ाइल करने का भी और ऑनलाइन फ़ाइल करने का। लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, प्लीज़ उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे, कमेंट डालेंगे तो मैं और मोटिवेटेड रहूँगा अपनी वीडियोस बनाने के लिए। और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए, जैसी मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो डायरेक्टली आपके पास ट्यून हो जाएगी।
और एक चीज़ और, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा वो अनलॉकडाउन 1 चालू कर दिया है, तो आप घर में रहिए अपने, और वकील लीगल नोट्स पे वीडियो आ ही रही हैं जल्दी से जल्दी, तो आप वीडियोस देखते रहिए। स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू।